हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। कोरोना काल के अंदर मेरे जो जितने भी यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं और जो मेरी फ़ैन फॉलोइंग है वो सारे के सारे इस समय पर अपने यूपीएससी और पीसीएस की प्रिपरेशन को लगभग शायद रोक चुके हैं या फिर यूट्यूब के अंदर मिसगाइडेड हैं कि कहाँ जाएं और किस तरीके से प्रिपरेशन शुरू की जाए। क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए केवल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना होता। यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर आपको लगातार कहीं ना कहीं एनालिसिस करना होता है। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आती है वो नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स के साथ हमेशा खड़ी रहती है कि यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारा अंबार मिलेगा इन्फॉर्मेशन का, लेकिन एनालिसिस गायब मिलेगी। अब इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो सब सिचुएशन ही वही एक कला है जो नॉर्मली यूपीएससी की ट्रेनिंग करवाने के लिए या यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हुए आप लोगों को सिखाई जाती है। अब कोरोना काल के अंदर लगभग सभी चीज़ें बंद हैं और आप लोगों को कहीं ना कहीं क्लास के अंदर ना तो आप क्लास में जा पा रहे, ना हम आपको क्लास में बुला पा रहे। ऐसे में यूट्यूब हमारा एक बहुत अच्छा साधन बना है आप लोगों को घर बैठे हुए एनालिसिस करवाने की एक क्षमता आपके अंदर विकसित करना। जब कोरोना खुलेगा तब हम मिल बैठ के बातचीत करेंगे, क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए फिलहाल अब एक नया टॉपिक यहाँ पर शुरू होता है कि क्या होगा यदि भारत के ऊपर पाकिस्तान और चीन मिलकर एक साथ हमला कर देते हैं। जब दोस्तों देखो, ऐसी सिचुएशन के अंदर जब भारत के ऊपर दो देश इकट्ठे और दो बड़े देश, दो न्यूक्लियर पावर इकट्ठा हमला कर देंगे तो कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है, खासकर भारत का कोई भी व्यक्ति जो है, वो सुनकर ही सहम जाएगा, डर जाएगा, कभी छूट जाएगी शरीर के अंदर कि ऐसा क्या होगा, कि अब ऐसा क्या होगा या एकदम से ऐसा क्या हो जाएगा, या भारत के पास ऐसे कौन से विकल्प हैं जिनसे वो बच पाएगा। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन के अंदर एक बात समझ लीजिए कि युद्ध जब होता है तो युद्ध कभी अकेले नहीं लड़ा जाता। हालांकि देखिए, युद्ध अकेले ही लड़ा जाता है, अपने दम पे लड़ा जाता है, लेकिन यहाँ युद्ध के समय जिसे विकट परिस्थितियाँ कहो या संकट कहो, इस संकट और इस विकट परिस्थिति के समय सबसे ज़्यादा काम आने वाले कोई भी जो देश होते हैं या दोस्त हो, इस समय पर विकट परिस्थितियों में दोस्त ही सबसे ज़्यादा काम आते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब दोस्त सबसे ज़्यादा काम आते हैं तो दोस्तों यहीं से एक देश की विदेश नीति और सब चीज़ें समझ में आती हैं, यहीं से एक देश की सब चीज़ें विकसित होती हैं। तो आज के दिन मैं भारत की इन्हीं क्षमताओं के ऊपर, इन्हीं कैपेसिटीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं कि अगर दो दुश्मनों ने इकट्ठे आपके ऊपर, देश के ऊपर हमला किया तो आपका देश कैसे उनसे लड़ेगा, या किन परिस्थितियों में क्या बच पाएगा, या फिर बिल्कुल ही नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ऐसे दोस्तों, यहाँ अगर हम लोग देखते हैं अपने नक्शे के ऊपर तो हमारे सर के ऊपर ये दो देश बैठे हुए हैं और ऐसा लगता है कि अगर दोनों ने हमारे देश के ऊपर इकट्ठा हमला कर दिया तो देश कैसे निपटेगा, इतना सारा सब कुछ। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन के अंदर ऑब्वियस सी बात है, तीन तरफ से युद्ध लड़ा जाएगा और इस तीन तरफ से युद्ध के अंदर चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो शांति से बैठा रहे, या पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा। अब भूटान को भी इसमें मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से चीन ने भूटान को धमकी दी है, हालात ख़राब हुए हैं, तो भूटान के तरफ से भी भारत को लड़ना पड़ सकता है। नेपाल एक हॉस्टाइल देश है, लेकिन आज के दिन नेपाल जो है वो थोड़ा सा नाराज़ चल रहा है, लेकिन घबराइएगा मत। जिस तरीके से वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, बदल रही हैं और तेज़ी से बदल रही हैं, और जो पीएम ओली सरकार है, खड़ग प्रताप केपी शर्मा ओली जो है वो, खड़ग प्रताप शर्मा ओली, ये सारे के ये जो है ये हटने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो नेपाल हो सकता है आपको थोड़ा बहुत परेशान करे, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना परेशान नहीं करेगा कि जैसे उसकी सेनाएं आपके क्षेत्र के अंदर आकर, आपकी सीमाओं के अंदर आकर आपके लखनऊ या किसी दूसरे देश पे कब्जा कर लें। ऐसे सिचुएशन नहीं आएगी। ना ही चाइना, ना ही नेपाल चीन को अपनी सीमाओं का प्रवेश या युद्ध के अपनी सीमाओं का प्रयोग करने देगा भारत पर हमला करने के लिए। तो इस चीज़ के अंदर आप निश्चिंत हो जाएं। यहाँ सबसे बड़े आपके जो दो दुश्मन देश हैं वो चीन और पाकिस्तान है, और इस तरीके से ऐसी परिस्थितियों के अंदर यहाँ पर ये डिस्प्यूटेड इलाके हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कब्जे में है। ऐसी सिचुएशन में ये जो युद्ध होगा, अगर ये दोनों तरफ से दोनों देशों ने दोनों तरफ से एक साथ हमला कर दिया तो आपका ये जो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, ये जो नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आर्मी का रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और उसके बाद आपके एयर फोर्स का रोल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप यहाँ ये देख लीजिएगा, आर्मी और एयर फोर्स की सिचुएशन में नो डाउट आपकी आर्मी अप्रॉक्सीमेट 15 लाख के करीब, 15 लाख के करीब स्टैंडिंग पर्सनल्स हैं जो फुल्ली ट्रेंड और हाईली प्रोफेशनल हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे चाइना के कंपैरिजन में भले ही आपको आपकी आर्मी 22 लाख के कंपैरिजन में छोटी लगे, लेकिन यहाँ पर चाइना अपनी पूरी की पूरी आर्मी को आपके इस बॉर्डर पर उतारने की कभी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके बाकी सारे के सारे बॉर्डर्स भी इतने ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं
इतने ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं कि वो अगर सारी आर्मी को यहाँ उतार देगा तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ चाइना पक्का है, और कोई भी देश कभी भी अपनी 100% आर्मी को नहीं उतार पाता। वो इस पूरी आर्मी में से जो भी उसके कॉम्बैट फाइटर्स हैं उसका मुश्किल से मुश्किल 30 से 35% तक ही आपके बॉर्डर्स तक भेजेगा, इससे ज़्यादा वो बॉर्डर्स तक नहीं भेज पाएगा। यानी जितने आर्मी है अपने बॉर्डर्स तक भेजेगा वो अप्रॉक्सीमेट 6 लाख से ज़्यादा की आर्मी आपके चाइना वाले बॉर्डर पर आप इससे ज़्यादा नहीं आएगी। यही एक दूसरा कारण है कि पाकिस्तान के पास भले ही 6 लाख के करीब की आर्मी है, वो जितनी भी 6 लाख की आर्मी को देख ले अप्रॉक्सीमेट 2 से 2.5 लाख के करीब की आर्मी जो है वो 2 लाख के करीब की आर्मी तो उसकी बलूचिस्तान के अंदर बिजी है, और ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस हैं यहाँ पर भी 2 लाख के करीब या 1.5 लाख के करीब की आर्मी यहाँ पर मौजूद है। और पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम यहाँ पर मौजूद ये है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को यहाँ से या यहाँ से हटा लिया तो उसी टाइम पर पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप में से कोई भी बलोच एंगल या बलूचिस्तान एंगल को भूल नहीं सकता कि बलूचिस्तान ने जैसे जैसे यहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं पाकिस्तान के इंडिया के साथ या चीन के इंडिया के साथ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA जिसे कहा जा रहा है उसने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं, और इस समय पर एक बड़ा हमला जो कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला है वो करता हुआ दिखाया गया है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान अपनी आंतरिक परिस्थितियों में इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, पाकिस्तान अपनी आंतरिक परिस्थितियों में इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि वो कभी भी ये गलती नहीं कर पाएगा कि अपनी पूरी की पूरी आर्मी को इस बॉर्डर पर लगा दे। जिस दिन उसने अपनी आर्मी को, वही चीन वाला हाल कि अपनी आर्मी को अगर उसने पूरे के पूरे इस बॉर्डर पर लगा भी दिया, अगर इस बॉर्डर पर लगा दिया तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के बहुत सारी फोर्सेस को या बहुत सारे ग्रुप्स को मौका मिल जाएगा अपने उस डूरंड लाइन को कैंसिल करके उस फाटा वाले रीजन, उस फाटा वाले नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को, NWFP को अपने साथ मिलाने का। और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान वो करे या ना करे लेकिन बलूच लोगों को यहाँ पर मौका मिल जाएगा अपना अलग बलूचिस्तान का झंडा फहराने का, क्योंकि वो जिस तरीके से एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए इंडिया से बड़ी सरदर्दी वो बलूचिस्तान है और चीन के लिए तो ये सबसे बड़ी सरदर्दी बलूचिस्तान ही है। ऐसी सिचुएशन में आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं सिंध की नाराज़गी भी टाइम रहते धीरे धीरे बाहर आती रहती है। तो सिंध भले ही कुछ ना करे लेकिन बलूचिस्तान एंगल इतना खतरनाक है, आज के दिन इतना खतरनाक है पाकिस्तान में कि अगर उसने पूरे फोर्स के साथ इंडिया पर हमला करना शुरू किया, अगर उसने पूरी फोर्स के साथ इंडिया पर हमला करना शुरू किया तो उसका अगला स्टेप ये होगा कि बलूचिस्तान के अंदर से खबर आनी शुरू हो जाएगी कि बलूचिस्तान अपने आप को अलग देश घोषित कर चुका है और पाकिस्तान कंफ्यूज है कि इंडिया से लड़े या कितने में। ऐसी सिचुएशन में आप ये देखेंगे कि 2 लाख से ज्यादा की आर्मी इंडियन बॉर्डर पे चाहे पाकिस्तान चाहकर भी नहीं भेज सकता। इतने में तो आपकी आर्मी फुल्ली कैपेबल है। इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिया के इंटरनल सिचुएशंस बिल्कुल शांत है। भले ही यहाँ पर आप लोगों को कैसी भी सिचुएशन नजर आ रही हो आपके घर के आसपास, लेकिन इस समय पर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तन मन धन के साथ अपने देश के साथ खड़ा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में इस देश के लोगों को इस समय पर घबराने की जरूरत नहीं है। और आपके यहाँ बेशक बैटल हार्डल आर्मी इस समय पर एक बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर आपके देश के लोगों को यहाँ पर जरूरत पड़ती है तो एक आवाज के अंदर बहुत बड़े आर्मी, बहुत बड़ी संख्या के अंदर सेना आपके साथ आकर खड़ी होते हुए देर नहीं लगाएगी। दूसरी चीज, हम लोग ऐसे कैसे भूल सकते हैं कि हमारे पास 21 लाख के रिजर्व्ड फोर्सेस हैं जो कहीं ना कहीं हर मामले के अंदर आगे बढ़ते हुए नजर आती हैं और काफी ज्यादा एग्रेसिवली काम करती हैं। और हमारी इन रिजर्व्ड फोर्सेस में से CRPF जैसी फोर्सेस को तो पूरे के पूरे नक्सलाइट इलाके के अंदर मतलब बहुत ही बैटल हार्डल कंडीशंस के अंदर लड़ने की आदत है। तो ऐसे में इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो सेना के मामले में और हथियारों के मामले में आप किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। दूसरी तरफ एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दिया कि चाइनीज एयरफोर्स की अपनी एक कमजोरी है। चाइनीज एयरफोर्स की सबसे बड़ी कमजोरी यह है इस समय पर कि चाइनीज एयरफोर्स एक तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस नहीं है, उसको वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। आपने कभी भी चाइना को 1979 के बाद लड़ाई करते हुए नहीं देखा होगा। यहीं अगर इंडिया को देखेंगे तो इंडिया ने भले ही प्रैक्टिस के मामले में सही या कैसी भी मामले में सही बालाकोट एयर स्ट्राइक करी और बहुत ही सक्सेसफुली करी, और ऐसी दूसरी सिचुएशन के अंदर MiG-29 और F-16 वाले मामले में इंडिया जो है वो काफी ज्यादा कारगर रहा। ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि चाइना से आपकी जो एयरफोर्स है वो कमजोर नहीं पड़ रही। ऐसी ही सिचुएशन में भले ही पाकिस्तान के पास F-16 विमान है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आप लोगों को इस समय पर खतरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के
भले ही F-16 हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एयरफोर्स का सारा जो मामला है वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो आर्मी है, आपकी जो एयरफोर्स है, उसकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा एयरफोर्स ने प्रैक्टिस कर रखी होगी, जितनी ज़्यादा एयरफोर्स ने प्लेन्स को प्रैक्टिस फाइटिंग की या किसी भी तरीके की प्रैक्टिस करने के लिए, वॉर प्रैक्टिसेस करने के लिए पसीना बहा रखा होगा, उतना खून कम बहेगा उनका और दुश्मन का खून ज़्यादा बहेगा। यहाँ पर आपकी आर्मी ने जिस तरीके से बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, या जिस तरीके से कराची के अंदर एक दिन का ब्लैकआउट हो गया, एक रात का ब्लैकआउट हो गया, या जिस तरीके से आप लोगों ने अगले बालाकोट से अगले दिन जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई, वो आप देखा सकते हैं कि उसमें आपके फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट्स गए भी नहीं थे, बल्कि जो डिफेंसिव फॉर्म में एयरक्राफ्ट से MiG-21 लेवल के एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तान को की धज्जियां उड़ा दी। ये एक सबसे मेन सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में एयरफोर्स आपकी कैपेबल है टू फ्रंट वॉर्स के लिए। असलियत में इंडिया की चिंता जो है वो ये नहीं है कि एयर टू फ्रंट वॉर, अब मैं कन्वेंशनल वॉर का नेक्स्ट लेवल आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि असलियत में इंडिया की जो चिंता है वो टू फ्रंट वॉर का वो पार्ट नहीं है जो कि आप लोगों ने अभी देखा। नॉर्दर्न बॉर्डर आपका सिक्योर है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। असली सिचुएशन या असली प्रॉब्लम आती है आपको नेवल फोर्स के अंदर। कहीं ना कहीं आप लोगों का एक मैं कंपैरिजन कर चुका हूं कि कहीं ना कहीं नेवल फोर्स के मामले में इंडिया अभी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। उसने अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स को तो इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया है कि वहां पर इसे किसी तरीके की कोई डर नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो चाइना की यहाँ पर पोजीशन इतनी ज़बरदस्त है, चाइना की यहाँ पर पोजीशन इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आप देखें तो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मामला हर समय पर भारत के लिए एक सरदर्द बना रहता है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया को अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है तो वो नेवल एंड पर आने वाली है, और इस नेवल एंड पर चाइना ने इस तरीके से अपने बेसिस बना रखे हैं और कराची बेस को भी यूज़ किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। ऐसे में इंडिया लगभग एयर नेवल फोर्स के मामले में चारों तरफ से घिरा है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर भी एक अच्छी तरीके से सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर अंडमान निकोबार जो है आपका इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर है कि कहीं ना कहीं आधे चाइना की जो नेवल फोर्स है उसको तो यहीं इस मलक्का स्ट्रेट के अंदर ही रोक कर बिठा देगा, यहाँ इस मलक्का स्ट्रेट में ही रोक कर बिठा देगा। लेकिन यहाँ भले ही आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको आपके फ्रेंड्स जो फ्रेंडली नेशंस हैं वो काम आएंगे। क्योंकि इतना समझ लीजिए, अगर चाइना और पाकिस्तान ने इकट्ठे चाइना और पाकिस्तान ने एक साथ इंडिया पर हमला बोला तो आपके जो इतने अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस दुनिया के बाकी देशों के साथ हैं वो चुप नहीं बैठने वाले। यही एक रीज़न है। अगर आप देखते हैं तो यूएसए ने अपने 3 फ्रिगेट्स जो हैं वो चाइना की तरफ मूव करवा दी हैं, और कहीं ना कहीं डियो गॉर्शिको के अंदर इस रीजन में भी अपनी जो पावर है उसे मजबूत कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो लगातार आपके क्वाड QUAD आप शब्द सुनेंगे। क्वाड क्या है? क्वाड वो है, क्वाड एक 4 स्ट्रॉन्ग नेशंस का एक ग्रुप है जिसमें जापान, जिसमें यूएसए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जिसमें इंडिया है। अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान ये सारे मिलकर चाइना को इस इलाके में घेर लेंगे अगर, तो ये कहलाएगा क्वाड। चाइना को अगर ये इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये चारों मिलकर अगर घेर लेंगे तो यहीं पर हो जाएगा ये क्वाड। और ये इतना स्ट्रांग है इस मामले में कि चाइना भले ही कितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हुआ और पाकिस्तान भले ही कितना बढ़िया उसका साथी ऑल वेदर फ्रेंड टाइप की सिचुएशन में क्यों ना हुआ, यहाँ इंडिया उसके काबू में नहीं आने वाला। और कहीं ना कहीं चाइना ने अपने इतने दुश्मन पाल लिए हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर लोगों को अपनी, ये बाकी देशों को अपनी पोजीशन मजबूत करने का एक मौका मिल जाएगा। क्योंकि आप इस चीज़ को कभी भी नहीं भूल सकते हैं कि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे रीजन में, और लगभग पूरी दुनिया
चाइना के काउंटर के फॉर्म में इंडिया को देख रही है। पूरी दुनिया चाइना के अल्टरनेट के फॉर्म में, चाइना के काउंटर के फॉर्म में इंडिया को देख रही है। और जापान, साउथ कोरिया से लेकर, फिलीपींस से लेकर, इंडोनेशिया से लेकर, मलेशिया से लेकर, वियतनाम से लेकर, सिंगापुर से लेकर, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया तक के जितने भी देश हैं जो कि चाइना को अपने लिए थ्रेट मानते हैं, अपनी सॉवरेनिटी के लिए थ्रेट मानते हैं, वो इंडिया जैसे नेशन को कभी भी अकेला छोड़ने की सिचुएशन में नहीं होंगे। वो ये जानते हैं इंडिया गिरने का मतलब यह है कि चाइना धीरे धीरे तुम सबको निकल जाएगा। इसीलिए आपको इस मामले में भी किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। यहां एक सिंपल सा एनालिसिस है। सिंपल सा एनालिसिस ये है कि अल्टीमेटली आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस दुनिया के साथ, और सबसे बड़ी बात इजराइल, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं कि इजराइल आपकी किस तरीके से मदद कर सकता है, समझे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पूरी सिचुएशंस आपके फेवर में नजर आ रही हैं। भले ही वो बड़े देश हैं, ताकतवर देश हैं, स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ताकत जो है वो आप पलड़ा जो है वो आपके फेवर में है, आपके जो अलाइज हैं उनके फेवर में है। अगर दोस्ती पाकिस्तान निभा सकता है चाइना के साथ, तो इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इंडिया के साथ दोस्ती निभाएंगे। और चाइना के जो भले ही दोस्त हैं वो छोटे मोटे ऐसे कमज़ोर देश हैं जो उसके कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। इंडिया के जो दोस्त हैं वो जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्ट्रॉन्ग नेशंस वो हैं जो अपने आप में चाइना को काउंटर करने के लिए पूरी ताकत रखते हैं, अकेले दम पर पूरी ताकत रखते हैं, पूरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ खड़े हुए हैं। इंडिया तो बस इस टाइम पर एक लीड रोल में है जो कि सबसे ओपन कॉन्फ्लिक्ट में आ चुका है। ऐसी सिचुएशन में अगर पाकिस्तान और चीन दोनों के दोनों इकट्ठा हमला भी कर देते हैं, दोनों के दोनों देश अगर इकट्ठा हमला भी कर देते हैं, तो इंडिया को माना कि थोड़ी सी समस्या आनी ज़्यादा शुरू हो जाएगी और एकदम से चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। लेकिन आपका देश एक राष्ट्र है, आप पूरी ताकत से खड़े हुए हैं और आपके यहाँ किसी तरीके की कोई फूट नहीं है। चाइना और खासकर पाकिस्तान अगर साथ देगा तो उसे बलूचिस्तान के रूप में आप चीन को साथ देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। और एक बार बलूचिस्तान अलग हुआ तो अगला जो टारगेट है या अगली जो सिचुएशन है वो सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और कश्मीर की होगी और पूरे का पूरा पाकिस्तान यहां पर डिसइंटीग्रेट होता हुआ नजर आएगा। ऐसी सिचुएशन में आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर इन दोनों ने हमला कर दिया तो क्या हुआ। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान जैसे देश को सोचने की जरूरत है कि अगर पाकिस्तान को हमला करना पड़ गया तो क्या वो बच पाएगा या उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से एक मोटा मोटा मैंने एनालिसिस आप लोगों को करके दिखाया। ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी देश का एक डिप्लोमेटिक अलायंसेस होते हैं। यहां जिसके जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक अलायंसेस होंगे, जितने ज़्यादा राजनीतिक जो दोस्तियां होंगी या राजनीतिक जो संबंध होंगे जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, वो देश उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ेगा और उस देश को उतना घबराने की ज़रूरत कभी भी नहीं होती। जापान भले ही छोटा सा देश है, घबराता नहीं है क्योंकि उसके डिप्लोमेटिक अलायंसेस दुनिया के देशों के साथ बहुत अच्छे हैं। और ऐसे में चीन अगर थोड़ा सा भी उसकी तरफ देखेगा, नज़र भर के भी देखेगा, तो उसे जानता है, चीन जानता है कि पूरी दुनिया जापान के साथ खड़ी होगी, चीन के साथ नहीं खड़ी होगी। ऐसी ही बहुत सारी सिचुएशंस हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपका देश बहुत अच्छी पोजीशन पर है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, मुंह तोड़ के रख देंगे और इसमें चाइना को ज़्यादा नुकसान होगा इंडिया से ज़्यादा। धन्यवाद।